हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय में दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित प्रश्नों को। क्या होते हैं ये और इनसे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सबको कवर किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर से हर बार 5 से 6 नंबर के प्रश्न बने हैं और इस बार भी बन सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण है और कहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं, सब कुछ हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। यहाँ पे हम देखते हैं, शुरुआत करेंगे अम्ल यानी एसिड से। अम्ल क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या, वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी H+, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अम्ल रासायनिक सूत्र और इनके उपयोग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छे से देख लेते हैं क्या है। पहला अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई बार आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा अम्ल है, तब भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl और इसके उपयोग या स्रोत की बात की जाए तो पेट में पाया जाता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, बैटरियों में उपयोग होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है क्या, H2SO4, और बैटरियों में यह उपयोग होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल की तो HNO3 क्या होता है, HNO3 विस्फोटक बनाने में उपयोग होता है इसका। और उसके बाद आता है नंबर साइट्रिक अम्ल की, तो C6H8 और O7 ये नींबू और संतरे में पाया जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय प्रश्नों के अलावा 1 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, उनमें पूछा जा सकता है आपसे किन्हीं 2 अम्लों के नाम बताइए। तब यहाँ पर आपको अम्लों के नाम बताने होंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर पूछा जाए किन्हीं 2 अम्लों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र लिखिए, तब यहाँ पर 4 अम्ल हैं और इनके रासायनिक सूत्र हैं, नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं क्या होगा, क्षार यानी बेस। क्षार की बात करें तो क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कसैला होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कसैला होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है, यह भी विकल्प के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। जो 20 नंबर की OMR परीक्षा होगी वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट इसीलिए मैंने नोट करके लिखा है हाथ से, इसलिए सारी चीज़ों को नोट किया है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पॉइंट छूटे नहीं। चलिए हम यहाँ पर इसको एक बार फिर से देखते हैं। वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड यानी OH देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद जो होता है कसैला होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए हम यहाँ पर आगे देखते हैं। और इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, क्या होगा उदाहरण। तो यहाँ पर कुछ क्षारों के नाम लिखे हैं, रासायनिक सूत्र और उपयोग या स्रोत भी आगे दिया गया है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, और साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और चूना पानी में इसका उपयोग होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सफाई में उपयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे साल्ट, यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लवण। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए गौर से इसको देखिएगा, एसिड प्लस बेस, ये साल्ट और वाटर बनता है इससे, इन दोनों के रिएक्शन से। ठीक है, उदाहरण में अगर हम देखें तो इसका पूरा उदाहरण देख लीजिए। क्या एक तरफ ने लिखा है लवण का नाम, बनने वाला अम्ल, बनने वाला क्षार और रासायनिक सूत्र। सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहते हैं, और इससे क्या बनता है? HCl NaOH। देखिए अगर हम HCl और NaOH, तो यहाँ पर सोडियम, ये बनने वाले क्षार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है रासायनिक सूत्र NaOH हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे एक चीज़ को आराम से समझिएगा। क्या देखिए यहाँ पे जो बनता क्या है? साल्ट, यानी हमें क्या करना है? देखिए HCl, तो HCl क्या है? HCl एक अम्ल है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बनने वाला क्षार, इसकी मदद से बनाने वाला क्षार भी कह सकते हैं हम इसको। अगर हम HCl और NaOH की अभिक्रिया करते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया करने पर हमको NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक और जल मिलता है। क्लियर हो गया? तो कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे कोई? यहाँ पे लिखा बनने वाला अम्ल, तो यहाँ पर HCl और NaOH की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको NaCl प्लस H2O मिलता है। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कैल्शियम सल्फेट, तो H2SO4 Ca, आगे OH2। क्लियर? तो CaSO4 प्लस H2O बन जाएगा। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड में भी हो जाता है, HCl NH4OH और NH4Cl। क्लियर? प्लस H2O हो जाता है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर HCl प्लस NaOH की अभिक्रिया करवाते हैं तो नमक और वाटर यानी NaCl और वाटर यानी पानी बनता है। क्लियर हो गया ना? अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बनने वाला अम्ल और बनने वाला क्षार को लेकर अगर मन में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हमें इन दोनों की अभिक्रिया करने पर यहाँ पे NaCl प्लस H2O बनता है। देखिए इसको भी समझ लीजिए, Na लिखा है, Na हो गया, उसके बाद Cl है तो Cl हो गया, OH और H, तो यहाँ पर H और H, 2 H हो गए तो H2 और एक O बचा है तो H2O। क्लियर? तो यहाँ पर प्लस H2O हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने इंग्लिश में नाम भी लिखे, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, कैल्शियम सल्फेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, और अमोनियम क्लोराइड आगे लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको देख लीजिए। क्या? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। क्लियर हो गया? बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं
जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। क्लियर है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर पहले हम अम्ल यानी एसिड की धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या होगा, अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस H2 उत्पन्न करते हुए लवण बनाते हैं। जैसे धातु प्लस अम्ल, तो यहाँ पर जब हम धातु और अम्ल की क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन जब होगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर। उदाहरण के रूप में देखें तो जस्ता यानी Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को लिखा है, जस्ता यानी Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी 2HCl प्लस। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। क्लियर। इसी तरह दूसरा उदाहरण भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्या है, मैग्नीशियम यानी Mg प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसकी जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बनेगा। इसका समीकरण भी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। Mg प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस H2। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा, क्षार बेस की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सभी धातुएं क्षारक से अभिक्रिया नहीं करती। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्या हो जाएगा, सभी धातुएं क्षारक से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अनफोटेरिक धातुएं जैसे एल्यूमिनियम जिसका प्रतीक होता है Al, जिंक आदि क्षारकों से अभिक्रिया करती हैं। जैसे और इनके लवण जैसे सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सामान्य अभिक्रिया की बात करें तो अम्फोटेरिक धातु प्लस क्षारक, तो जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो उदाहरण के रूप में देखेंगे तो एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन, यानी ये पूरा फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है। क्या बनता है, 2Al प्लस 2NaOH प्लस 6H2O। फिर क्या बनेगा, 2NaAlOH4 प्लस 3H2। क्लियर। अब हम यहाँ पर अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया करके देखते हैं। तो अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया में क्या होगा, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण और जल बनाते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या हो जाता है इसमें, HCl, इसको पूरा दिखा देते हैं, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2, जो कि हमने अभी पीछे देखा है, वही यहाँ पर अभिक्रियाएं हो जाती हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा pH के बारे में जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या pH क्या होता है, तो pH का पूरा नाम क्या है, pH का पूरा नाम क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आगे देखते हैं, pH मूल्य किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताने का एक मापक होता है। ठीक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की मात्रा कितनी है, यह बताने के लिए pH का उपयोग किया जाता है। यानी कोई विलयन है, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है और हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, ये बताने के लिए pH का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अच्छा, pH जो पैमाना होता है उसकी खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
पीएच मापने का पैमाना यानी स्केल पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है। यहाँ पर पीएच मान लिखा है 0 से 6.9 तक। ये विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। जैसे नींबू का रस, इसका पीएच होता है 2, और इसमें सिरका जो होता है, सिरका, इसका पीएच होता है 3। ठीक है। अगर पीएच मान 7 है तो यह उदासीन होगा, और जैसे इसका उदाहरण है शुद्ध जल। ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इससे अगर ज़्यादा होगा तो 7.1 से 14 तक यानी 14 तक क्षारीय होगा। साबुन का घोल पीएच कितना है, तो इसका पीएच होता है 9, और बेकिंग सोडा का पीएच होता है 8.5। ठीक है। यह कृषि औषधि निर्माण, त्वचा उत्पाद, मिट्टी की जांच, जल की गुणवत्ता आदि में उपयोगी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बने, इसलिए पूरा इसको कवर जरूर करिएगा। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं क्या होगा। महत्वपूर्ण तत्वों पदार्थों के पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए नोट करिएगा क्योंकि आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो समझ लेते हैं क्या करना है इसमें। पहला तत्व है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान होता है 1, और प्रकृति की अगर बात करें तो अत्यधिक क्षारीय होता है। दूसरा है नींबू का रस, इसका पीएच मान होता है 2, और ये अम्लीय होता है। सिरका, इसका पीएच मान होता है 3। आपसे पूछा जा सकता है क्या सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2, 4, 3, 1। तो यहाँ पर विकल्प में जब पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। अम्लीय होता है। संतरे का रस 3.5 से 4 जो कि अम्लीय होता है। दूध कितना होता है, तो हल्का अम्लीय होता है 6.5। तो दूध की जो प्रकृति होती है ये हल्का अम्लीय होती है। और आगे हम बात करते हैं मानव लार की। तो मनुष्य की जो लार होती है वो 6.8 होती है, और यह उदासीन होती है लगभग। और शुद्ध जल, इसका पीएच मान होता है 7, और ये उदासीन प्रकृति का होता है। आगे रक्त यानी खून जो है, ब्लड जो है 7.4 यानी हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है। और उसके बाद बात करें अमोनियम विलयन की, अमोनिया विलयन तो 11 होता है, क्षारीय होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये 14 होता है, अत्यधिक क्षारीय होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें बारिश का पानी तो 5.5 से 6 होता है, और ये हल्का अम्लीय CO2 के कारण होता है, CO2 के कारण होता है। ठीक है। आगे की बात करें अगर हम तो क्या हो जाएगा, टमाटर का रस तो ये 4.5 होता है, ये अम्लीय होता है, याद रखना इसको। मानव पेट का जो रस होता है 1.5 से 2 होता है, अत्यधिक अम्लीय में आता है। मानव के पेट में जो रस बनता है वह अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को और भी देखते हैं और शेयर जरूर करिएगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, नाम और 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 और 10 ठीक है। 2 प्रमुख उपयोग भी बता देते हैं। पहले में है कपड़े धोने में। धावन सोडा का उपयोग कपड़ों की सफाई में किया जाता है। यह पानी की कठोरता को कम करता है और साबुन को अच्छी तरह झाग बनाने में मदद करता है। ठीक है। आगे देखते हैं कांच और साबुन बनाने में, इसका उपयोग कांच और साबुन बनाने के निर्माण में किया जाता है। अगर यही प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा आपसे तो आपको उत्तर क्या देना रहेगा, 2 प्रमुख उपयोग। इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है, इसका उपयोग कांच और साबुन बनाने में किया जाता है, इतना लिख देना है बस। और इसमें सोडियम जो ये लिखा है मैंने अभी जो बताया है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और कहीं कहीं पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, वही चीज़ें हैं। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सूत्र और रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या होगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, नाम और 2 उपयोग लिखिए। ये जो हमने अभी आपको बताया धावन सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र
और दो उपयोग लिखने के लिए ये, और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र और दो उपयोग, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अभी हमने जो धावन सोडा का रासायनिक जो नाम बताया था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट था, और इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कहते हैं, तो इसको भी याद रखना। NaHCO3 हो जाता है। इसका उपयोग जो है खाने में उपयोग होता है, जैसे बेकिंग सोडा का उपयोग केक, ब्रेड, समोसा आदि बनाने में किया जाता है। यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस छोड़ता है, जिससे पदार्थ फूल जाते हैं। और दूसरे नंबर पर है अम्लता दूर करने में। यह एक हल्का क्षार है, इसलिए इसका उपयोग पेट की अम्लता या जलन कम करने वाली दवाओं में किया जाता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से देखने के लिए आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। आप चाहें तो इसको नोट करके रख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। प्रश्न क्या है, 3 अम्ल क्षार सूचकों के नाम बताइए। तो पहला है लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फथेलीन। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। इसमें से एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय में या कहीं ना कहीं ये देखने के लिए जरूर मिलेगा, इसलिए पूरा ये वाला चैप्टर जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का नाम लिखिए। आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है आपसे, किन्हीं 2 प्रबल अम्लों के नाम बताइए, किन्हीं 2 प्रबल क्षारों के नाम बताइए। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूरा जरूर देखिएगा। क्या होगा, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करेंगे। वे अम्ल जो पानी में पूरी तरह आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ छोड़ते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो क्षार पानी में पूरी तरह आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहा जाता है। और उसके बाद सोडियम, इसमें उदाहरण हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। क्लियर हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल वर्षा क्या है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न बना है और आगे भी बन सकता है। क्या है, अम्ल वर्षा क्या होती है, जब वायु में उपस्थित हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 बादलों में मौजूद जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं तो और वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं, तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा से पौधों, मिट्टी और इमारतों को नुकसान होता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ये वाला इसको याद रखिएगा, और ये आगे की परीक्षाओं में भी काम में आ सकता है। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए। आप सभी की डेट जो है, परीक्षा की जो तिथि है आ चुकी है। तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। चलिए, कल जो है इसमें से जो भी क्वेश्चन लगभग मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, इसमें सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। और तीसरा चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद लगातार एक एक चैप्टर करके हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, फिर कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपके मन में कोई भी कमेंट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपकी तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि बोर्ड परीक्षा में जिससे आपका नुकसान हो सकता है, कमेंट करिएगा। जो भी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी करूँगा। उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको लगातार रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और एक साथ आप सभी विषयों की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़ते भी तो याद नहीं हो पाएगा,
इसलिए ज़रूरी है चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों को के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।